हेलो बच्चा भाई डी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा आज आप लोगों के लिए सर्कुलर मोशन के वन ऑफ द मोस्ट रिलेवेंट 10 पीवाईक्यूज लेके आया हूं बच्चों। वक्त जाया नहीं करते, सीधा आते हैं बच्चों क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन बच्चों आज हमारा ये है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस r सच दैट इट्स एक्सेलरेशन मतलब व्हिच इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वेरिंग विद टाइम एज दिस। तो a is equal to k square r t square है, where k is a constant, the power delivered to the particle by the force acting on it is given as। देखो बच्चों, ये पावर वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, सर्कुलर मोशन के पावर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उनमें बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो जो टेंजेंशियल फोर्स होता है ना, एफ टेंजेंशियल, वही पावर डिलीवर कर रहा होता है। जो सेंट्रीपिटल होता है वो तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा होता है। इफ यू रिमेंबर, जो पावर का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो एफ डॉट बी के बराबर होता है। तो अगर फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो पावर जीरो आएगी उस वाले फोर्स की, और जिसका एंगल जीरो होगा उसी फोर्स की पावर आएगी। तो बच्चों, सर्कुलर मोशन में जो पावर होती है ना, वो टेंजेंशियल फोर्स इनटू वेलोसिटी के बराबर आती है। ये ध्यान रखना, टेंजेंशियल वाला फोर्स जो होता है ना, दैट इनटू वेलोसिटी के बराबर होती है। टेंजेंशियल फोर्स जो होता है वो m इंटू ए टेंजेंशियल के बराबर होता है। टेंजेंशियल फोर्स m इंटू ए टेंजेंशियल के बराबर होता है। अब ए टेंजेंशियल क्या होता है बच्चों? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो स्पीड का रेट ऑफ चेंज होता है, मतलब वो डीवी बाई डी टी के बराबर होता है। अच्छा, हमें दे क्या रखा है? हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रखा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बच्चों वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है, जो कि यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? के स्क्वायर आर इंटू टी स्क्वायर के बराबर। अगर तुम यहाँ से वी की वैल्यू पता करोगे तो वो के आर इंटू टी के बराबर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से अगर तुम डीवी बाई डी टी पता करोगे, तो स्पीड का रेट ऑफ चेंज पता करोगे, तो वो के इंटू आर के बराबर आ जाएगा। तो डीवी बाई डी टी बच्चों हमारे पास के इंटू आर के बराबर आ गया। तो जो टेंजेंशियल फोर्स होगा ना बच्चों, वो एम के इंटू आर के बराबर आ जाएगा। तो जो पावर आएगी बच्चों, वो टेंजेंशियल फोर्स इंटू वेलोसिटी के बराबर आ जाएगी। वेलोसिटी बच्चों हमारे पास के आर टी के बराबर है, तो टेंजेंशियल फोर्स इंटू दिस कर दो तो ये बन जाएगा बच्चों एम के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी के बराबर बच्चों हमारे पास पावर आ रही होगी। तो एम के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी के बराबर, इसमें बच्चों एम के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी कोई दे ही नहीं रखा। ऑप्शन क्या दे रखा था इन्होंने? सी वाला। सी वाले में बच्चों एक टी से और मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, इसको कर लेना इस तरीके से, और ये बच्चों हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, सी वाले में टी से मल्टीप्लाई करके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? ओके, अगले ऑप्शन पे चलते हैं, मतलब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं, अब इसको चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A stone tied to a string of length L is whirled in a vertical circle with the other end of the string at the center. At a certain instant of time, the stone is at the lowest position and has a speed u. The magnitude of change in its velocity as it reaches a position where the string becomes horizontal is this. The value of x is। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन में जो जो लैंग्वेज दे रखी है ना, उसके हिसाब से पहले तो मैं डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, एक स्टोन जब लोवेस्ट पोजीशन में था तो उसकी जो स्पीड है वो u के बराबर दे रखी है, ये u के बराबर दे रखी है। जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पहुंचेगा तो आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, वेलोसिटी u और l के टर्म्स में बतानी है। ठीक है, ये है बच्चों क्वेश्चन। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप क्या करते हो बच्चों? वर्क डन बाई टेंशन, वर्क डन बाई ग्रेविटी, आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर देते हो, यहां से लेके यहां तक। टेंशन का वर्क बच्चों जीरो होता है क्योंकि ये आर्क पे मूव कर रहा होगा, और टेंशन बच्चों आर्क के परपेंडिकुलर होगा हर जगह पे। ठीक है, इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो वेलोसिटी का लॉन्ग आएगा, तो टेंशन के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट आएगा ही नहीं। ठीक है, ग्रेविटी का जो वर्क होगा बच्चों, जब कोई चीज ऊपर जाती है तो ग्रेविटी वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ग्रेविटी का जो वर्क होता है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। ऊपर जाने पर नेगेटिव आता है ग्रेविटी का वर्क, तो माइनस का mgl के बराबर आ जाएगा। एंड दिस शुड बी इक्वल टू हाफ m v का स्क्वायर माइनस का हाफ m u का स्क्वायर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा बच्चों, एक तो m उड़ा देना, u स्क्वायर माइनस का 2gl, ये आ जाएगा हमारे पास u स्क्वायर माइनस का 2gl के बराबर आ जाएगा। तो स्टोन इज टाइड टू whirl in a vertical circle with the other end string at the center at a certain instant of time. The stone is at the lowest position and has a speed u. ठीक है, the magnitude of change in its velocity as it reaches a position where the string becomes horizontal। तो यहां से जो v आ जाएगा ना बच्चों, यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो रूट के अंदर u स्क्वायर माइनस का 2gl के बराबर आ जाएगी। ओके,
बोलोगे ठीक है सर, ये वाली बात तो समझ में आ गई, बट व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर नॉट आस्किंग द वेलोसिटी, जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी स्ट्रिंग, दे आर आस्किंग चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो बच्चों अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे पता करेंगे बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी होता है ना जो बच्चों, वो होता है वी फाइनल वेक्टर, जो कि यहाँ पे मेरे ख्याल से वी जे कैप करके लिख देते हैं हम लोग ना। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर बच्चों यू आई कैप है। तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा बच्चों रूट के अंदर वी स्क्वायर प्लस का यू स्क्वायर के बराबर। वी स्क्वायर कितना दे रखा है बच्चों? यू स्क्वायर माइनस का 2gl, यहाँ पर रख दो यू स्क्वायर माइनस का 2gl। तो डेल्टा वी वेक्टर जो आएगा ना बच्चों, उसका मॉड जो आएगा वो तुम्हारे पास रूट के अंदर 2 टाइम्स यू स्क्वायर माइनस का जीएल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और आपसे एक्स की वैल्यू पूछिए, एक्स की वैल्यू बच्चों 2 के बराबर हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करके बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। ठीक है, बी ऑप्शन विच इज द 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऐसे आ जाएगा। इन्होंने आपसे हॉरिजॉन्टल होने पे वेलोसिटी नहीं पूछी थी, चेंज इन वेलोसिटी पूछा था, तो उधर डायरेक्शन बदल जाएगी वेलोसिटी की। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेक्टोरियली इनका डिफरेंस पता करना पड़ेगा। चेंज इन वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी होगी, आई कैप जे कैप मान के कर लो इसको सॉल्व। क्या ये बात आपको समझ में आई? एक्स एक्सिस इधर मान लेना, वाई एक्सिस इधर मान लेना, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वी जे कैप के बराबर, इनिशियल हो जाएगी यू आई कैप के बराबर। क्लियर बच्चों यहां तक पूरा का पूरा? चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये बच्चों तीसरी बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन ना, मैंने हर एक सेट में इस तरीके का क्वेश्चन हमें मिला है। वन एंड ऑफ अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड द नेचुरल लेंथ एल नॉट इज फिक्स्ड while the other end is connected to the small object of mass m lying on a frictionless table. The spring remains horizontal on the table if the object is made to rotate at an angular velocity omega about an axis passing through the fixed end, then the elongation in the spring will be exactly यही क्वेश्चन बच्चों रिसेंटली भी आया है। ठीक है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, एक ऑब्जेक्ट को आप सर्कुलर मोशन करवा रहे हो बच्चों ना, इस वाले पॉइंट के अबाउट। सर्कुलर मोशन कैसे कर रहा है ये? इस तरीके से। ठीक है भाई, इस ओ वाले पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसकी जो रेडियस हो गई होगी ना बच्चों सर्कुलर मोशन की, वो एल प्लस का एक्स के बराबर हो गई होगी। पहले तो रेडियस ही हो गई होगी, इसकी वेलोसिटी भी मान लेते बच्चों, है ना, या एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है उन्होंने ओमेगा। ओके, आपको पता है जो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा होगा यहाँ पे, वो कौन सा फोर्स होगा जो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा होगा? के एक्स। जो स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ रखा होगा वही सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रखा होगा। सेंट्रीपिटल होगा क्या बच्चों? एम ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इन्होंने लेंथ को एल नॉट बोला है। रेडियस कितनी है बच्चों? एल नॉट प्लस का एक्स के बराबर। एक्स वाले टर्म्स बच्चों एक तरफ कर लो, ये बन जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट डिवाइडेड बाई के माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा बच्चों, एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट। सी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तीसरी बार कर रहा हूं बच्चों ना इस वाले क्वेश्चन को ना, सिमिलर टाइप का। एक बार एक्स अपॉन एल नॉट पूछ लिया था उन्होंने ना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बस थोड़ा ये वाला तो बच्चों बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन 2019 से उससे पहले आया था, उसके बाद भी 2-3 बार आ चुका है। A ball is released from the rest from the position P of a smooth semi-spherical vessel as shown in the figure. The ratio of the centripetal force and the normal reaction on the wall at a point Q is A, while angular position of the Q is alpha with respect to the point P. Which of the following graph represent the correct relation between A and alpha when ball goes from Q to R? ठीक है, देखो बच्चों सबसे पहले तो मैं इस वाले क्वेश्चन में क्या करूंगा कि मैं ये कहूंगा कि ये जो है ना बच्चों, ये नीचे कितना आ गई है यहाँ पे ना, ये आ कितना गई है, तो ये आर साइन अल्फा के बराबर नीचे आ गई है, जिसकी वजह से इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घट गई होगी और वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी ना वो हाफ एम वी स्क्वायर जो आएगी बच्चों, वो एम जी आर साइन अल्फा के बराबर आएगी। पहले तो ये समझ लो, ठीक है, ओनली ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी घट रही होगी, वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही होगी। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ आ गई आपको? ओके, यहां पे बच्चों नॉर्मल रिएक्शन लगा देना इधर की तरफ। ठीक है, और कौन से फोर्स लग रहे होंगे इस पे? mg लग रहा होगा, mg के कंपोनेंट कर लेना बच्चों, mg का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा, mg का एक कंपोनेंट बच्चों इधर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया mg। तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये वाला एंगल अल्फा के बराबर आ जाएगा, मतलब दिस कंपोनेंट विल बी mg cos अल्फा एंड दिस कंपोनेंट विल बी mg sin अल्फा के बराबर। ठीक है, ये वाला mg sin अल्फा के बराबर आ जाएगा। तो नॉर्मल अंदर की तरफ बच्चों, नॉर्मल माइनस का mg sin अल्फा
इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास, है ना, नॉर्मल। सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों क्या होगा यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है, ठीक है, जो नॉर्मल और इनका जो रिजल्टेंट होगा। एम वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू बच्चों एम जी साइन अल्फा यहां से लाके पुट कर दोगे तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3/2 एम जी साइन अल्फा के बराबर, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है बच्चों, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू भी बच्चों यहां पर से ला के रख दो, एम जी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू साइन अल्फा के टर्म्स में आ गई, नॉर्मल की वैल्यू हमारे पास साइन अल्फा के टर्म्स में आ गई। भाई ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम से हमारे पास एक जो रिलेशन आया ना वी का और अल्फा का, ठीक है, यहां से मैं एम बी स्क्वायर अपॉन आर लिख सकता हूं, एम जी साइन, एक मिनट ना, 2 एम जी साइन अल्फा आएगा बच्चों, मैंने गलती कर दी यहाँ पे ना, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। एक मिनट ना, इसको दोबारा से लिखता हूँ और इसको भी दोबारा से लिखता हूँ, यहाँ पे हौच पौच हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरे पास जो एम वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू है ना इस वाले रिलेशन से, वो आ गई है 2 एम जी साइन अल्फा के बराबर। तो क्या आप लोगों को ये दिख रहा है, यहाँ पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू 2 एम जी साइन अल्फा रख दूंगा तो नॉर्मल की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 3 एम जी साइन अल्फा के बराबर, ठीक है। नॉर्मल मेरे पास अल्फा के टर्म्स में आ गया। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बच्चों एम इंटू ए सेंट्रीपिटल के बराबर, मतलब एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के बराबर। अगेन एम वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 एम जी। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो 2 एम जी साइन अल्फा के बराबर आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, तो अब इनका रेशियो, इन्होंने बोला है कि रेशियो ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द नॉर्मल, तो सेंट्रीपिटल फोर्स डिवाइड बाई नॉर्मल जो आ जाएगा बच्चों वो 2/3 के बराबर आ जाएगा। ये एम जी साइन अल्फा दोनों में से कट जाएगा, मतलब इसका रेशियो बच्चों कांस्टेंट आ जाएगा, अल्फा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा होगा। तो बच्चों सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ए मतलब ये रेशियो है, इसी को इन्होंने ए बोला है, ठीक है। ए और अल्फा के बीच में जो रिलेशन होगा बच्चों, ए अल्फा पे डिपेंड भी नहीं कर रहा है, कांस्टेंट रहेगा। सी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। For a particle in a uniform circular motion, the acceleration a at any point r, p, r, theta on the circular path of the radius r, when theta is measured from the positive x-axis and v is uniform speed। मैंने आपको ये इस वाले क्वेश्चन को इसलिए रखा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन देखो मैंने शायद मेरे सेट 1 में भी मैंने कवर कर रखा है, मतलब वो रिसेंटली भी आ रखा है और ये बहुत पहले भी आ रखा था। पुराने पीवाईक्यू एग्जैक्टली रिपीट होते हैं बच्चों। इस चीज को समझाने के लिए इस वाले क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे आपके लिए दोबारा कवर किया है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं एक बार करवा चुका हूं। देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे एक्स एक्सिस मान लेना इधर की तरफ, वाई एक्सिस मान लेना बच्चों इधर की तरफ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गई और ये हो गई बच्चों वाई एक्सिस, ठीक है। फॉर अ पार्टिकल इन, तो यहाँ पे बच्चों जब पार्टिकल होगा ना इस जगह पे, ठीक है बच्चों, इसमें जनरली हम क्लॉकवाइज मतलब सॉरी काउंटर क्लॉकवाइज मोशन कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये इसके जो पोजीशन है ये थीटा एंगल पे दे रखी है और इसकी रेडियस बच्चों आर के बराबर दे रखी है। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा ना बच्चों वो इधर की तरफ आएगा, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ आएगी, ठीक है। ओके, v इसकी स्पीड दे रखी है, तो एक्सेलरेशन बच्चों माइनस का आई कैप और माइनस का जे कैप में आ रहा होगा। तो माइनस का आई कैप और माइनस का जे कैप में कौन सा आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये वाला आ रहा है। ये वाला भी देखो प्लस और माइनस दे रखा है, ये भी प्लस और माइनस दे रखा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं था। अगर फिर भी अगर आप चाहते करना तो इसके एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इधर आएगा, ये कंपोनेंट इधर आएगा, ये एंगल थीटा होगा। तो वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा माइनस के आई कैप के साथ आएगा और वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा माइनस का जे कैप के साथ आएगा, ठीक है। वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा माइनस का जे कैप के साथ, वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा माइनस का आई कैप के साथ। ये सी वाला ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इजी था। अ डिस्क विद अ फ्लैट स्मॉल बॉटम बीकर placed on it at a distance r from its center is revolving about the axis passing through the center and perpendicular to its plane when the with an angular speed of omega. The coefficient of the static friction between the bottom of the beaker and the surface of the disc is mu. The beaker will revolve with the disc if, ये अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने कॉइन रख दिया था इसकी जगह पे ना, बीकर की जगह पे कॉइन रख दिया था बच्चों ना। उन्होंने कहा कि एक कॉइन रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मैं कह रहा हूं ना आपको इस पीडीएफ में से भी क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखेंगे, ठीक है। ये ऐसे ओमेगा से घूम रहा है बच्चों, जब ये ओमेगा से घूम रहा होगा बच्चों, इसका मास मान लीजिए m के बराबर है, ये r डिस्टेंस पे हम इसको घुमा रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस r पे सेंटर से। तो बच्चों इसको अगर हमें इसके साथ घुमाना है, स्लिपिंग नहीं करानी है, तो मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा।
सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों डिस्क के सरफेस के अलोंग लगेगा, मतलब इन दोनों के कॉन्टेक्ट सरफेस के अलोंग लगेगा। कॉन्टेक्ट सरफेस के अलोंग कौन सा फोर्स लग सकता है? देखो mg तो इधर लग रहा होगा, नॉर्मल बच्चों ऊपर लग रहा होगा, सेंटर की तरफ कौन लग सकता है? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे अभी स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो फ्रिक्शन लगेगा बच्चों यहाँ पे स्टैटिक। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, ये mg हो गया, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो नॉर्मल बच्चों हमारे पास mg के बराबर आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल हमारे पास mg के बराबर आ जाएगा। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ना बच्चों, वो m ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर आ जाएगा, क्योंकि जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ना बच्चों, वो लिमिटिंग से छोटा या बराबर होता है। लिमिटिंग होता है बच्चों म्यू इंटू एन के बराबर। तो हमें स्टैटिक फ्रिक्शन कितना चाहिए यहाँ पे? m ओमेगा स्क्वायर आर, वो छोटा या बराबर होना चाहिए म्यू इंटू एम जी से। ये m से बच्चों m काट देंगे हम लोग, जो है यहां से बच्चों हमारे पास r आ जाएगा, r छोटा या बराबर होना चाहिए बच्चों म्यू जी डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर से। ठीक है, r छोटा या बराबर होना चाहिए म्यू जी डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर से। बी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। r को आपको इससे छोटा रखना पड़ेगा, है ना, बराबर रखना। या कभी यार म्यू पूछ लेते हैं ये लोग, म्यू सॉरी ओमेगा पूछ लेते हैं, म्यू पूछ ले सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं। A stone of mass m is tied to a string is being whirled in a vertical circle with a uniform speed. The tension in the string is वर्टिकल सर्कल में। अच्छा, एक चीज मेरा एक ऑब्जर्वेशन और है बच्चों कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन ना 19 या उससे पहले आते थे, मतलब अभी रिसेंटली मतलब थोड़े देखे नहीं मैंने, मुझे मिले ही नहीं, मतलब ना ये मेरे से मिस हो गए होंगे सिलेक्शन के टाइम पे। आपने बच्चों यहाँ से वी नॉट वेलोसिटी से ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया, ये लेंथ एल हो गई। तो स्टोन ऑफ मास m is tied to the string is being whirled in a vertical circle with a uniform speed। अच्छा, ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है बच्चों यहाँ पे ना वर्टिकल सर्कल में, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड इसकी यूनिफॉर्म रह रही है। तो टेंशन के बारे में बात करनी है, तो जैसे मान लो यहाँ पे आ गया ये इस जगह पे, स्पीड अगर यूनिफॉर्म है तो बच्चों अभी भी ये वी नॉट से ही चल रहा होगा। अब ये कैसे कर रहे हैं वो हमें इससे लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों mg लग रहा होगा, mg का एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बच्चों अंदर की तरफ आ जाएगा। mg का जो कंपोनेंट आएगा बच्चों mg cos थीटा के बराबर आएगा, है ना। तो हम ये लिखेंगे बच्चों यहाँ पे कि t माइनस का mg cos थीटा इज इक्वल टू एम वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो जो t की वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों, वो mg cos थीटा प्लस का एम वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई आर के बराबर आ जाएगी। अच्छा, वी नॉट को इन्होंने कांस्टेंट बोला है पूरा टाइम ना, इसको कांस्टेंट बोला है, तो ये वाला टर्म बच्चों बदल रहा होगा। cos थीटा का जो ग्राफ आता है बच्चों वो कुछ इस तरीके का होता है ना। तो ये कह रहे हैं कि टेंशन थ्रू आउट सेम रहेगा बच्चों, गलत हो जाएगा ये तो। मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो ये जो टेंशन जो है ना ये चीज नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव कहां होगी? एट द हाईएस्ट पॉइंट। मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट, मिनिमम एट द लोएस्ट पोजीशन, मिनिमम एंड द रोप इज हॉरिजॉन्टल, नहीं, मिनिमम एट द हाईएस्ट पोजीशन। हाईएस्ट पोजीशन पर cos थीटा की वैल्यू -1 होगी, सबसे छोटी वैल्यू हाईएस्ट पोजीशन पे होगी। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसमें ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा बच्चों। मतलब हमें इसमें ये नहीं पता बच्चों कि इसमें कौन है, क्योंकि वर्टिकल सर्कल बोल दिया तो हमें mg तो लेना ही पड़ेगा, है ना, लेकिन कोई चीज है जो इसकी स्पीड को कांस्टेंट मेंटेन कर रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, अ बॉय ties a stone of mass 100 gram to the end of a 2 meter long string and whirls it around in a horizontal plane। ठीक है, the string can withstand a maximum tension of 80 newton and the maximum speed with which the stone can revolve is k revolution per minute, k divided by pi revolution per minute। the value of k is, ये भी बच्चों रिपीट होते हैं ये वाले क्वेश्चन भी ना, मैक्सिमम टेंशन वगैरह वाले। ऐसे करके बच्चों आप एक स्टोन को रोटेट करा रहे हो, 100 ग्राम 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग वाइल इन राउंड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ये 2 मीटर रेडियस के हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करा रहे हो आप इसको ना, ओमेगा से। ठीक है, ओमेगा से रोटेट करा रहे हो, तो रस्सी में जो टेंशन होगा ना बच्चों, टेंशन इन द स्ट्रिंग टी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 80 न्यूटन के बराबर दे रखी है। 80 इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल के बराबर कर देंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 80 डिवाइडेड बाई एम जो कि 0.1 के बराबर दे रखा है, एल 2 के बराबर दे रखा है, इसका रूट। ओमेगा की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ रही होगी 20 रेडियन
पर सेकंड के बराबर। अब अगर रेडियन को रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो ओमेगा को हम लिखेंगे ऐसे करके, रिवॉल्यूशन पर मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ओमेगा की जो वैल्यू आई है ना 20, रेडियन के लिए बच्चों हम इसको क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन के लिए 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन घूमता है, और ये जो पर मिनट है, तो ये पर सेकंड आ रहा था, तो नीचे हम पर मिनट चाहिए, तो हमें ऊपर क्या करना पड़ेगा, 60 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा बच्चों 600 डिवाइडेड बाई पाई आरपीएम, ठीक है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। 600 बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू बच्चों हमारे पास 600 के बराबर आ रही होगी, ठीक है। मतलब 600 डिवाइड बाई पाई रिवॉल्यूशन पर मिनट के बराबर हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ रही होगी। तो सी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। A pendulum is suspended by a string of length 250 centimeters. The mass of the bob of the pendulum is 200 gram. The bob is pulled aside until the string is at 60 degree with the vertical as shown in the figure. After releasing the bob, the maximum velocity attained by the bob will be. ऐसा बच्चों डायग्राम मिसिंग है, ठीक है। सो यहां से आप इसको रिलीज कर रहे हो, ये वर्टिकल के साथ 60 डिग्री एंगल हो गया, यहां से आप इसको रिलीज कर रहे हो एम मास को ना। आफ्टर रिलीजिंग द बॉब द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉब विल बी, तो जब ये यहां आएगा ना, यहाँ पे इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, वी मैक्स होगा। बहुत आसान है बच्चों इसको करना। तो ये देख लो बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी घटेगी वही काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कितना नीचे आया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है बच्चों, कितना नीचे आया। आपको पता है बच्चों, अगर ये एल है तो ये जो डिस्टेंस होगी ना एल कॉस 60 के बराबर होगी, मतलब एल बाई 2 के बराबर होगी। तो ये बच्चों एल बाई 2 के बराबर आ जाएगा। आप लोग यस सर, तो कितना नीचे आया बच्चों जब ये यहां से यहां तक गया है, एल बाई 2। तो एम इंटू जी इंटू एल बाई 2, यही तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी जो घटी है काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वी की वैल्यू बच्चों रूट के अंदर जी इंटू एल के बराबर आ जाएगी। जी की वैल्यू हमें दे रखी है बच्चों इन्होंने 10 के बराबर, एल की वैल्यू दे रखी है 2.5 के बराबर। तो वी मैक्स आ जाएगा बच्चों हमारा लोवेस्ट पोजीशन में 20, मतलब 5 मीटर पर सेकंड के बराबर। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। लो 5 मीटर पर सेकंड विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई। 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, बस काम खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन, अ कर्व्ड इन अ लेवल रोड has a radius of 75 meter. The maximum speed of the car turning this curved road can be 30 meter per second without skidding. If radius of the curved road is changed to 48 meter and the coefficient of the friction between the tire and the road remain constant, then allowed maximum speed would be. देखो बच्चों, कर्व्ड रोड पे जो मैक्सिमम स्पीड है वो कैसे पता करते हैं, बैंकिंग नहीं हो रखी है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये आर रेडियस के सर्कल में हमें कार को रोटेट कराना है, ठीक है। आर रेडियस के सर्कल में हमें कार को रोटेट कराना है। तो फ्रिक्शन है वो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा। देखो नॉर्मल तो ऊपर की तरफ लगेगा, एमजी नीचे की तरफ लगेगा। सेंटर की तरफ जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने का काम है वो कौन कर सकता है, रोड से लगने वाला फ्रिक्शन। और वो मान लीजिए स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पे लग रहा होगा। अब लोगों से कार तो चल रही है, बाहर की तरफ स्किड करने के लिए, रोकने के लिए जो फ्रिक्शन लग रहा होगा ना अंदर की तरफ, दैट फ्रिक्शन, ठीक है। कार जो चल रही है वो तो रोलिंग हो रही है व्हील्स की ना, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। कि बाहर की तरफ स्किड ना करे, तो बाहर की तरफ से अंदर की तरफ क्या लग रहा होगा बच्चा, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा। अगर स्पीड बढ़ रही होती है ना बच्चा तो टेंजेंशियल भी आता है फ्रिक्शन ना, लेकिन इसमें स्पीड के बारे में कुछ बोला नहीं है, ठीक है। एक मैक्सिमम स्पीड पे आपको इसको निकालना है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से मतलब सर्कुलर टर्न आपको करवाना है, तो मतलब हमें उसकी स्पीड वगैरह नहीं बढ़ानी। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा उसका सिर्फ काम होगा टेंजेंशियल, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी ना बच्चों, वो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के बराबर होगी। अब तुम्हें पता है फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू से छोटा होता है, म्यू इनटू एन से, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा है बराबर होना चाहिए। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे म्यू एमजी के बराबर आएगा, क्योंकि नॉर्मल एमजी के बराबर होगा। तो वी जो है ना बच्चों, यहाँ पे वी मैक्सिमम जो आ जाएगा ना, वो हमारा रूट के अंदर म्यू इंटू जी इंटू आर के बराबर आ जाता है, ठीक है। ये आता है बच्चों रिलेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैं पिछले वाले क्वेश्चंस में मतलब सेट में करवा चुका हूं इस तरीके का ना, वी मैक्स कैलकुलेट करने वाला। अब इन्होंने कहा कि म्यू की वैल्यू को चेंज नहीं किया, लेकिन उन्होंने रेडियस को चेंज कर दिया है। और इनिशियल स्पीड हमें दे रखी थी, तो जब स्पीड इसकी वी मैक्स 30 है,
उस टाइम पे जो रेडियस इन्होंने रखी थी ना बच्चों, म्यू जी इंटू 75 रखी थी, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम स्पीड क्या रखनी होगी जब हम इसका म्यू इंटू जी इंटू रेडियस 48 कर दें। बच्चों दोनों को कर देना डिवाइड, तो v डिवाइडेड बाई जो 30 आ जाएगा ना, वो रूट के अंदर 48 डिवाइडेड बाई 75 के बराबर आ जाएगा, विच कम्स आउट टू बी, ये 16 डिवाइडेड बाई 25 बन जाएगा बच्चों ना, 4 डिवाइडेड बाई 5। तो v की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी 24 मीटर पर सेकंड। जब 30 को आप दूसरी तरफ ले जाओगे ना बच्चों, ऐसे करके ये सॉल्व हो जाएगा। लो जी 24 मीटर पर सेकंड के बराबर, सॉरी 24 मीटर पर सेकंड के बराबर बच्चों हमारा आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है। 24 मीटर पर सेकंड विल बी द आंसर। ओके, कैसे लगे बच्चों ये 10 के 10 क्वेश्चन? आपका अच्छा रिवीजन हो गया, सर्कुलर मोशन का रिवीजन बढ़िया से करा दिया मैंने आप लोगों का। बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की कुछ वीडियोस और अपलोड करने वाला हूं मैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई हो तो दूसरों को भेज देना बच्चों ना, कि भाई यहाँ से कर ले पीवाईक्यू सारे के सारे, बढ़िया से सर ने एक्सप्लेन कर रखे, पीवाईक्यूज यहाँ से कर ले। अगर क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो मैं मेरा ना क्रैश कोर्स, जिसमें मैं आप लोगों को एक बहुत ही यूनिक मेथड से आप लोगों का रिवीजन करवाऊंगा, थ्योरी का, उसमें प्रैक्टिस अलग करवाऊंगा। अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है मेरा, तो आप लोगों को बस क्या करना है, मेरी जो ऐप है उसकी लिंक पीडीएफ में दे रखी है, जो हमारा सबसे पहला वाला पीडीएफ है उसमें लिंक दे रखी है, वहां पे जाके उसको क्लिक करके लिंक को डायरेक्ट बच्चों क्रैश कोर्स पे, मतलब क्रैश कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हो। जो जितना जल्दी ज्वाइन करेगा उसको उतना अच्छा डिस्काउंट उस पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।